रायगढ़ गांव में हरिया अपनी पत्नी रीमा देवी और अपनी दो बेटियों गायत्री और सावित्री के साथ रहता था। हरिया के दोनों बेटियों में से बड़ी बेटी गायत्री शुरू से बीमार रहती थी। बीमारी के चलते उसकी कुछ दिनों में ही मौत हो जाती है। गायत्री के चले जाने से उसके माता पिता को काफी दुख पहुंचता है, लेकिन लता को देखकर लग रहा था कि उसकी बड़ी बहन के जाने के बाद उसे कोई अफसोस नहीं है। गायत्री की मौत हुए काफी दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद हरिया के घर पर गांव के पंडित जी सावित्री के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। अरे ओ हरिया, कहाँ हो भाई, सुनते हो? जी पंडित जी, आ गया। कहिए कैसे आना हुआ? अरे हरिया, तुम्हारी छोटी बेटी के लिए मैंने एक रिश्ता लाया है। अच्छे खानदान के लोग हैं। तुम्हारी बेटी वहाँ जाकर बहुत खुश रहेगी। सावित्री के रिश्ते की बात सुनकर हरिया बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी पत्नी रीमा देवी भी बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन सावित्री को कोई खुशी नहीं होती है। पंडित जी, तो आप हमारी बिटिया को उन्हें दिखा दीजिए। अरे हरिया, मैंने सब बात कर लिया है। उन्हें सिर्फ एक सुशील और सुंदर लड़की चाहिए, जो कि हमारी बिटिया रानी तो पहले से ही है। बस तुम शादी की तैयारी करो। हरिया पंडित जी की बातें सुनकर शादी की तैयारी करने लगता है। शादी के दिन आते हैं। शादी होने वाली थी, मंडप सज गई थी। तभी पंडित जी बोलते हैं, अरे हरिया, सावित्री बिटिया को तो बुलाओ। तभी हरिया रीमा को इशारा करता है। रीमा कमरे के अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पे सावित्री नहीं है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और वह हरिया के पास आती है और उससे कानों में कुछ कहती है। हरिया अपनी पत्नी के साथ कमरे में जाता है। हरिया अपने सावित्री बेटी के न मिलने पर बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर वह पास में देखता है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी को पढ़ता है वह। उसमें लिखा होता है, पिताजी, मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ। उसका नाम राजू है। मैं उसके साथ घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं उसी से ही शादी करूँगी। यह चिट्ठी को पढ़कर बहुत ही दुखी हो जाता है। यह क्या कर दिया सावित्री बिटिया तुमने? तुम्हारी बड़ी बहन वो भी हमें छोड़कर चली गई और तुम भी। हमारा तो बहुत मन था कि हम अपनी बिटिया का कन्यादान करेंगे। तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरेगी। ये बोलकर हरिया फूट फूट कर रोने लगता है। तभी पीछे से उसकी बड़ी बेटी गायत्री चुड़ैल के रूप में खड़ी होकर सब सुन रही थी। गायत्री का शरीर तो चुड़ैल का बन गया था, मगर उसका दिल अभी भी बहुत नेक था। गायत्री को अपने पिता का दुख देखकर सहन नहीं होता। तभी हरिया और रीमा को पंडित जी की मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देने लगती है। वह बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि दुल्हन के रूप में सावित्री बैठी हुई थी, जिसे देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बुरे सपने से निकले हुए हैं। यह बोलकर वह दोनों वहां पर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह खुश थे। उन्हें अच्छा लग रहा था और वह उनका कन्यादान करते हैं। कन्यादान होने के बाद उसकी विदाई हो जाती है। सावित्री अपने ससुराल पहुंच जाती है। गायत्री के ससुराल वाले बड़े ही लालची किस्म के थे। गायत्री सावित्री के रूप में कमरे में बैठी हुई होती है। अभी तक राहुल नहीं आया होता है। गायत्री उठकर कमरे के बाहर जाती है तो वह देखती है, बेटा, ये कल मुही तो दहेज में कुछ भी नहीं लाई। क्या सोचा था, क्या हो गया? माँ, मैंने कहा था ना कि यहाँ से हमें कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप ही थी जो पंडित जी के भरोसे रह गई। देखो, कुछ भी नहीं मिला हमें, सिर्फ इस कल मुही को ही दे दिया हमें। माँ, मैं तो कह रही हूँ कि भाभी जी को अभी घर से निकाल देते हैं। यह सुनकर गायत्री की आंखें भर जाती है और वह सोचने लगती है कि उसका ससुराल कितना लालची है। सावित्री अपने कमरे में वापस चली जाती है। कुछ देर बाद राहुल कमरे में आता है। बिना कुछ बोले सो जाता है। अगली सुबह राहुल बेवजह सावित्री को डांट रहा था। सावित्री को सब कुछ समझ में आ रहा था, फिर भी वह चुप थी। ऐसा कई दिनों तक चलता है। उसकी सास, उसकी ननद उसको रोज ताना मारती रहती थी। वह हमेशा चुपचाप सहती रहती थी। एक दिन सावित्री की ननद के लिए पंडित जी रिश्ता लेकर आते हैं। पंडित जी, हम सब तैयारी कर लेंगे, बस आप अपना काम कीजिएगा। पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी सावित्री आती है। सावित्री को देखते ही विमला अपनी बहू को देखकर उसे जानबूझकर ताना मारने लगती है। मैं अपनी बेटी को तो बहुत कुछ दहेज में दूंगी,
ताकि वह अच्छे से अपने परिवार में रह सके। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने घर से 2 कौड़ी भी नहीं लाते और हक तो ऐसे जताते हैं जैसे यहाँ की महारानी हो। सावित्री सब कुछ सुनकर भी वहाँ से जा रही थी। तभी उसकी सास बोलती है, बहू जरा सुनो। जी माँ जी। तुम्हारी ननद की शादी है, बड़े अच्छे घर से रिश्ता आया है, मैं तो अपनी बेटी को बहुत खुश दूंगी। माँ जी, जरूरी नहीं है कि धन देने से ससुराल अच्छा मिलता है, बल्कि इसका उल्टा होता है। अच्छा ठीक है, हमसे जवान न लड़ा, अपना काम कर। अपने तो कुछ लाई नहीं और दूसरों को सुनाती है, ज्ञान देती है। अपनी माँ को फिर से समझाने की कोशिश करती है। एक बार सोच लेना, अच्छे से सोच समझकर शादी का फैसला कीजिएगा। वह बोलकर सावित्री वहाँ से चली जाती है, लेकिन बिमला अपनी बहू की बातों का जरा सा भी ध्यान नहीं देती। कुछ दिनों बाद बिमला की बेटी की शादी हो रही थी। वो अपने ससुराल चली जाती है। अगले दिन पिंकी अपने ससुराल में लोगों के लिए चाय लेकर जा रही थी। तभी वह सुनती है, अरे माँ, हमें तो बहुत सारा धन मिल गया, अब हमें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। तू सही कह रहा है बेटा, बस आज रात का हमारा ट्रेन है, हम यहाँ से फरार हो जाएंगे। अच्छा खासा माल मिल गया है, यह लड़की क्या करेगी हमारा। पिंकी अपने सास और अपने पति की सारी बातें सुनकर जोरों से चिल्लाने लगती है। आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना, है ना? पिंकी के सास और उसका पति पिंकी की हालत को देखकर जोरों से हंसने लगते हैं। अच्छा हुआ तू जान ली, वैसे भी आज हमारे रात का ट्रेन है, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। हम तो बहरूपिया हैं, हमारा तो यही धंधा है। हम अमीर लड़कियों को देखते हैं और उन्हें फंसाते हैं, उनसे धन लूटकर भाग जाते हैं। तो जोरों जोरों से हंसने लगते हैं। पिंकी रोने लगती है और बोलती है, मैं पुलिस को फोन करूंगी और मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर वह दोनों पिंकी को मारने ही जा रहे थे। तभी अचानक से वहाँ उसकी भाभी आ जाती है। भाभी मुझे बचा लीजिए। भाभी, आप माँ से बिल्कुल सही बोल रही थी, धन देने से अच्छा परिवार नहीं मिलता है। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, हमें माफ़ कर दीजिए। पागल, अपने भाभी से कोई माफ़ी मांगता है? हम अपनों के लिए जीते हैं, अपनों को सही रास्ता दिखाना हमारा कर्म है। और हाँ, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हंसते हुए बोलते हैं, ननद भाभी, तुम लोग यहाँ बहुत मिल लिए, अब जरा ऊपर भी जाके मिल लो। सावित्री कहती है, पिंकी तुम जरा बाहर जाओ, मैं इनसे बात करके आ रही हूँ अभी। पिंकी बाहर चली जाती है और गायत्री अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। जोरों से हंसने लगती है। दोनों देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल, हमें माफ कर दो, हम तो चले जाएंगे यहाँ से, हमारे सारे पैसे वापस ले लो, बस हमें माफ कर दो। तुम दोनों ने कितनी मासूम लड़कियों को ठगा होगा, उनकी जिंदगियों के साथ खेला होगा, अब तुम्हारा ये खेल खत्म होगा। यह बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और फिर सावित्री के रूप में आ जाती है। पिंकी को लेकर वह अपने घर जाती है। वहाँ उसकी सास सावित्री बहू के साथ पिंकी को देखकर हैरान हो जाती है। अरे, अभी शादी को 1 दिन भी न हुए और तुम इसे घर पे लेकर आ गई, और यह रो क्यों रही है? तभी सावित्री अपनी सास को सब कुछ बताती है। बिमला गुस्से में सावित्री को थप्पड़ मार देती है। अपने तो कुछ लाई नहीं, इसी कारण मेरी बेटी से बदला ले रही है। मेरे बेटी का घर उजाड़कर तुझे तो चैन मिल गया होगा। पिंकी यह सब देखकर अपनी माँ को कहती है, करो माँ, अगर भाभी नहीं होती तो शायद मैं अभी यहाँ नहीं होती, मैं मर गई होती। बिमला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी पिंकी सारी घटना अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे भाभी ने ही बचाया, अगर भाभी नहीं होती तो शायद मैं आपके सामने जिंदा नहीं मरी हुई पड़ी होती। भी सही कहती थी, धन देने से अच्छा परिवार नहीं मिलता है, लोगों के अंदर इंसानियत होना चाहिए। भी बिमला की आंखें खुल जाती है। वहाँ पर राहुल खड़ा होकर सब देख रहा था। उसकी भी आंखें भर जाती है। बिमला और राहुल पिंकी तीनों साथ में मिलकर सावित्री से माफ़ी मांगते हैं। बेटी, हमें माफ़ कर दो, तुम तो देवी हो देवी, साक्षात मेरे घर में देवी आई है और मैं मूर्ख धन के चक्कर में पड़ी हुई थी। मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही जुल्म किया है। मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। सावित्री सबको माफ़ कर देती है और परिवार खुशी से रहने लगता है।